मनुष्य तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनुष्य का शरीर है किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। वैसे प्रत्येक जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कोशिकीय के जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय, और दूसरा कौन सा होता है? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के एग्जांपल बता सकते हो? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? प्रोटोजोन्स है। यस। बहुकोशिकीय जीव मानव है, मोलस्का संघ के प्राणी है, वनस्पतियां। ये भी इसके एग्जांपल है बहुकोशिकीय जीव हो गए। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत एक ही कोशिका के अंदर सभी शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती है, और बहुकोशिकीय जीवों में सभी शारीरिक क्रियाएं बहुत सारी कोशिकाओं में संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीव में शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। तो उत्तक का विकास, कार्य और परिवर्तन का मतलब होता है उत्पत्ति। वो क्या होती है? एक समान होती है। एक समान होती है। विकास, कार्य, परिवर्तन, उसको उत्पत्ति कहते हुए एक समान होती है। वो क्या कहलाते हैं? उत्तक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पेशी उत्तक। शरीर की जो भी मांसपेशियां वो एक प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनी है, पेशी उत्तक। जैसे संयोजी उत्तक कितने भी होते हैं? वो क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण है पेशी उत्तक। अब बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग। जैसे अम्मा से अपना शरीर पे क्या है? एक अंग है। हाथ है, वो क्या है? एक प्रकार की अंग है। एक भी एक प्रकार का क्या है? अंग है। यानी अम्मा से आप से एक लेते हमारा शरीर भी क्या है? अंग है। और अंग मिलकर इसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र जैसे कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो ये सभी प्रकार के तंत्र है। और इन सभी तंत्रों के मिलने से किसका निर्माण होता है? एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संपूर्ण शरीर का निर्माण। तो हमने बात की कि मानव तंत्र का निर्माण है वो किससे हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। मनुष्य के शरीर अंग तंत्र से मिलकर बना है। अंग तंत्र है किसी विशेष प्रकार के अंगों से मिलकर बना है। अंग है वो विशेष प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना है। और उत्तक किससे बने हैं? कोशिकाओं। तो इसका मतलब शरीर बनने के लिए किसका मुख्य योगदान है? कोशिकाओं का। तो इसीलिए कोशिका क्या होगी? किसी जीव की क्या होगी? किसी जीव की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। यानी कोई भी जीव है उसके अंदर शरीर की संरचना के लिए और उनकी सारी क्रियाएं होती है। कौन सी क्रियाएं? पाचन की, श्वसन की, जन्म की, जो भी क्रियाएं होती है उत्सर्जन की, तो उन क्रियाओं के लिए उत्तरदायी कौन होती है? कोशिकाएं होती है। तो इसीलिए कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। तो अब हम केवल और केवल स्पेशल किसकी बात करेंगे? मानव तंत्र की। तो मानव तंत्र में कौन कौन से तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या टॉपिक है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र
तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा? भोजन एवं स्वास्थ्य। उससे संबंधित तो हमने भोजन की बात की कि संतुलित भोजन लेना चाहिए, और भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है, और खनिज लवण और विटामिन भी होते हैं। तो उस भोजन का क्या होता है अपने शरीर में? अवशोषण और पाचन होता है। अब पाचन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे शरीर में? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यानी पाचन के लिए अपने शरीर की क्या जरूरत रहती है? ऊर्जा। और जो भोजन लेते हैं तो उस भोजन में भोजन होता है वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं उसमें? जटिल यौगिक होते हैं। तो जटिल यौगिक किसमें बदलते हैं? सरल यौगिक। सरल यौगिकों में बदलते हैं। तो जटिल यौगिक सरल यौगिकों में बदलते हैं, और उनके बाद में क्या होता है? उनका अवशोषण। अवशोषण होता है। लेकिन अब जटिल से सरल यौगिक बने किसके द्वारा बने? एंजाइम के द्वारा। एंजाइम को हम बीकर भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका बीकर। तो जटिल यौगिक और सरल यौगिकों में टूटते हैं किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। और जिसके बाद एंजाइम के द्वारा ये टूटने के बाद सरल यौगिक बनते हैं, उनका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो अवशोषण होने के बाद वो प्रत्येक ऊतकों में उनका क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। क्या होता है? यानी प्रत्येक ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। वो यहाँ तो रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है, या किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? लसीका के द्वारा। और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? बाहर छोड़ जाते हैं। बहिर्त्याग होता है। बहिर्त्याग। ये बाहर छोड़ जाते हैं। तो हमने बात की कि जटिल यौगिक और सरल यौगिक को तोड़ते हैं किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। और उसके बाद भोजन कैसा बनता है? अवशोषण योग्य बनता है। इस प्रकार की क्रियाएं हम क्या कहते हैं? पाचन। यानी मानव शरीर में जटिल यौगिक और सरल यौगिकों में टूटते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ हम सरल यौगिकों में टूटकर अवशोषण योग्य बनते हैं। इस प्रकार की क्रिया क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो अब ये सम्मिलित रूप से जब जटिल यौगिक सरल यौगिक में टूटे उनके बाद अवशोषण हुआ, तो सरल जटिल से सरल यौगिक बने, तो उसमें मुख्य रूप से अलग अलग अंगों में क्रिया हुई। विशेष अंगों में क्रिया हुई। कहाँ पर क्रिया हुई? विशेष अंगों। तो अंगों में ऐसी क्या क्रिया होती है? कौन सा अंग किस प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन अपने शरीर में कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। आहार नाल। पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? आहार नाल में। पाचन की प्रक्रिया है वो आहार नाल में संपन्न होती है। और आहार नाल है मुख वो मुख से स्टार्ट होती है और गुदा तक खुलती है, गुदा में खुलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल की कौन कौन से भाग है? मुख होता है, ग्रसनी, मुख हुआ, ग्रसनी, ग्रासनी, ग्रास नली, आमाशय, इसको भोजन नली भी कहते हैं। आमाशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसको मूत्रांत्र भी कहते हैं। बड़ी आंत, बड़ी आंत, अंत में मलद्वार, इसको हम मृदांत्र भी कहते हैं। और अंत में ये मलद्वार है, जिसको हम गुदा कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या है? आहार नाल की भाग है। सर ये छोटी आंत में शुद्धांत भाग है ना, ये अलग इसके शुद्धांत्र इसके भाग भी है, नाम भी दे रखा है, 3 भाग होते हैं। एक शुद्धांत्र भी कहते हैं छोटी आंत। तो हमने बात की मुख से गुदा तक वो आहार नाल अपने शरीर में पाई जाती है। तो इसकी सामान्य लंबाई 4.5 मीटर के लगभग होती है। कितनी होती है? 4.5। जब व्यक्ति मरता है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 8 मीटर के लगभग हो जाती है। लंबी हो जाती है। हाँ, लंबी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति जब मरता है उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी सामान्यतः जो मुख से लगाकर गुदा तक जो आहार नाल की लंबाई है वो 4.5 मीटर के लगभग होती है। और जब व्यक्ति मरता है तब उस आहार नाल फूल जाती है, इसके कारण उसकी लंबाई क्या हो जाती है? आहार नाल। छोटी आंत है वो एकदम सिकुड़ी हुई है, आंत पेट के अंदर फूल जाती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आहार नाल है वो कहाँ से शुरू होती है? मुख से। तो अपने मुख के बारे में बात करें तो मुख है
दो बाहरी होठों से घिरा हुआ है। माशा होठों से, दो बाहरी माशा होठों से घिरा हुआ है। होठों को हम क्या कहते हैं? वक्ष भी कहते हैं। हाँ, बाहरी होठों से घिरा रहता है। और मुख है वो कहाँ खुलता है? मुख गुहा में गुहा खुलता में खुलता है। है। जो अपना माउथ है वो कहाँ खुलता है? बकल केविटी में खुलता है। तो मुख गुहा है। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाते हैं? दांत होते हैं, जीवा, जीभ होती है, तालु, तो अपना मुख है तो उस मुख की ओर से क्या पाए जाते हैं? दांत और जीभ पाई जाती है। दांत का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना, काटना, कुतरना, भोजन को चबाना, काटना एवं कुतरने का कार्य होता है। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल बात करेंगे दांत है। किसके बारे में? दांत के बारे में। तो अपने मनुष्य के जन्म में दो दांत आते हैं। जन्म जीवन भर में कितनी बार दांत आते हैं? दो बार, दो बार दांत आते हैं। यानी जो प्रथम बार दांत आते हैं, दूध स्थिति अस्थायी, प्रथम बार जो दांत आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? टूट के दांत या इसको क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। और इसकी संख्या कितनी होती है? 27 20 होती है। कितनी होती है? यानी ये अस्थायी दांत है, वो निश्चित उम्र के बाद क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और उसके बाद स्थायी दांत, द्वितीय बार जो दांत आते हैं, दूसरी बार, उसको हम क्या कहते हैं? स्थायी दांत। इनकी संख्या 32, और इनकी संख्या कितनी होती है? 32। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, छोड़ना, अगर छोड़ना, रंध्र, रंध्रना, रंध्रक, अग्र छोड़ना, छोड़ना, अग्रचरण और छोड़ना, चवर्ण। तो कर्तन का कार्य क्या होता है? काटना या कुतरना, काटना एवं कुतरना, कुतरना। और रत्न का कार्य? चीरना, फाड़ना, चीरना एवं। और अग्रचरण को चवर्ण का कार्य दोनों का क्या है? चबाना, भोजन को चबाने का कार्य होता है। तो कर्तन, रत्नक, अग्रचरण को चवर्ण 4 प्रकार के दांत होते हैं। सर आपने एक और पॉइंट क्या कह रहे हैं? एक पॉइंट छोड़ दिए। हाँ, बता दें। तो मनुष्य के जीवन में दांत जो कितनी बार आते हैं? 2 बार। इस प्रकार मनुष्य को दो बार दांत आने के कारण मनुष्य को द्विदंती, क्या कहा जाता है? द्विबारदंती प्राणी कहा जाता है। यानी 2 बार दांत आते हैं, इसलिए द्विबारदंती प्राणी कहा जाता है। अब मनुष्य के दांत है वो मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं। कहाँ धंसे रहते हैं? यानी अपने जो मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं। इस कारण मनुष्य के दांत है वो किस प्रकार के होते हैं? गर्भदंती होते हैं। कैसे होते हैं? गर्भदंती। मनुष्य के दांत में मसूड़ों में धंसे रहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? गर्भदंती कहते हैं। और मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए द्विबारदंती प्राणी। कैसा प्राणी है? द्विबारदंती। दांत के बारे में आपको नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। कर्तव्य का क्या कार्य होता है? रत्नक का क्या कार्य होता है? संख्या और उम्र कौन सी? तो अब हमने बात की मुख में क्या होती है? दांत की बात होती है। अब आगे बात करते हैं जीभ। तो जीभ है वो जुड़ी रहती है, यानी अपने मुख गुहा में जो निचले वाला तालु है, यानी निचले वाला जबड़ा है। मनुष्य के 2 जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा, निचले जबड़ा। तो निचला जबड़ा क्या रहता है? गतिशील रहता है, हिलता रहता है। ऊपरा जबड़ा तो स्थायी है, स्थिर रूप में रहता है। अब निचले जबड़े के पीछे वाले भाग में, पक्ष वाले भाग में लिंगुअल भाग से जुड़ी रहती है। यानी अपनी जो मुख में जीभ है वो पीछे जो नीचे वाला जो जबड़ा है उसके पीछे वाले भाग में, नीचे वाला जो तालु है, तालु के पीछे वाले भाग में फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है। अब जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिका है।
स्वाद क्रियाएं पाई जाती है जो स्वाद का पता लगाने में सहायक होती है। और इनको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश वर्ड है पेपिला, पेपिला भी कहते हैं। तो मुख है, और मुख है वो मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है। दांत कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़िए, जीभ के बारे में पढ़िए। जीभ का क्या कार्य होता है? स्वाद का पता लगाना। हम आगे बात करते हैं मुख गुहा में क्या होती है? लाल ग्रंथि भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो हम ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे तब क्या पढ़ेंगे? लाल ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे जब भोजन पहुंचता है, हम बात करेंगे मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में। तो ग्रसनी क्या कार्य करती है? भोजन को आमाशय तक ले जाती है। भोजन को ग्रास नली ग्रास नली में पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रसनी विभिन्न प्रकार की होती है, कंड ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोनासा ग्रसनी। तो हम बात करते हैं जो ग्रसनी है वो केवल भोजन को ग्रास नली में पहुंचाने का कार्य ही करती है। तो ग्रसनी है, उसके आगे एक संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन कहते हैं। और इसका कार्य होता है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का कार्य होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोके और कहाँ पहुंचाने का कार्य करें? ग्रास नली में या भोजन नली में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। देखो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, तो एक तो उसके अंदर क्या होती है? श्वास नली। उसी के जस्ट पास में क्या होती है? श्वास नली। एक आगे वाले अगर भाग में होती है, पीछे वाले पृष्ठ भाग में होती है। ये दो नलिकाएं होती है। तो यहाँ पर जो ग्रसनी पाई जाती है और यहाँ पर क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस उपास्थियों से बनी संरचना है। किससे बनी संरचना है? उपास्थियों से बनी संरचना है। और उसका कार्य क्या होता है? भोजन को ग्रास नली में पहुंचाने का कार्य। उपास्थि एक प्रवर्तक ही है। तो आगे भोजन कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नली में। ग्रास नली है वो कितनी लंबी है? 25 सेंटीमीटर लंबी। कहाँ पाई जाती है? अपने वक्ष भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यानी अपना जो चेस्ट है, जो छाती वाला भाग है, यहाँ पे पाई जाती है। और ये केवल क्या कार्य करती है? भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। और इसमें श्लेष्मा का विस्तारण होता है। भोजन को रसदार चिक्की बोलना, जो भोजन को क्या बनाता है? रसदार बनाता है। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। तो आमाशय की संरचना है जे आकार की संरचना है। इंग्लिश अल्फाबेट की जे आकार की संरचना है जो अपने शरीर के बाईं तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यानी आमाशय वो हमारे शरीर में बाईं तरफ होता है। और आमाशय के कितने भाग हैं? 3 भाग, जठरागम, जठरागमी और बीच वाला जो भाग है उसको कहते हैं फंडित भाग, और तीसरा जठरनेत्रगमी। हाँ। तो आमाशय से बोले जे आकार की संरचना होती है। आमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यानी आमाशय अपने शरीर में 3 भागों में विभाजित। लेफ्ट साइड में पाया जाता है इसका। और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग, जठरागम, फंडित और जठरनेत्रगमी। तो यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं और यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं। हाँ। ये भाग कौन सा भाग है? जठरागम। ये कौन सा भाग? फंडित भाग है। जठरनेत्रगमी। आमाशय है अपने कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और कहाँ पे? जो अपना डायफ्राम होता है, जो चेस्ट वाला भाग होता है, जिसके ऊपर डायफ्राम, जिसको तनुपट कहते हैं। डायफ्राम की नीचे वाला डायफ्राम या तनुपट भी कहते हैं। तो इनके जस्ट नीचे पाया जाता है। तो जठरागम, फंडित और जठरनेत्रगमी। तो जठरागम के से वापस भोजन ऊपर की तरफ गतिशील न हो, इसलिए जठर आगम अवरोधिनी
नली पाई जाती है। ये यानी स्पिंक्टर जिसको बोलते हैं, सवर्णी पेशियां कहते हैं, जो भोजन को वापस ऊपर जाने से रोकने का कार्य करती है। और आमाशय के अंदर भोजन लगभग 4 घंटे या 5 घंटे तक रहता है, संग्रहित रहता है। और आमाशय के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं किसका स्त्रावन करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल को स्रावित करती है। हाँ ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, जो भोजन को क्या बनाती है? अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है? अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करती है। और यहाँ पर भोजन है वो अम्ल के साथ क्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा? अम्लीय बन जाएगा। अम्लीय बन जाएगा। और अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक की सांद्रता pH मान होता है तो कितना होता है? 0 से लगाकर 1.8 के बीच होता है। इसका मतलब अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसके अंदर जितने भी भोजन के अंदर जीवाणु वगैरह वो सारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और आगे भोजन कहाँ पहुंचेगा? आमाशय से। छोटी आंत में अब भोजन आमाशय के अंदर 4 से 5 घंटे तक रुका रहे, इसके लिए कौन कार्य करती है? अवरोधिनी पेशियां कार्य करती है। कौन कार्य करती है? हमने बात की थी अवरोधिनी। एक तो जठरागम अवरोधिनी होती है, दूसरी जठर निगम अवरोधिनी होती है। 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। जठरागम अवरोधिनी भोजन को वापस ऊपर जाने से रोक ग्रास नली में जाने से रोकती है, और जठर निगमनी जो भोजन को आगे छोटी आंत में जाने से रोकती है। तो अवरोधिनी को यानी जिसको हम कहते हैं सवर्णी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणी पेशी तो ये पेशियां पाई जाती है। तो सवर्णी पेशियों का कार्य क्या होता है? भोजन को पचित एवं अपचित भोजन को नियंत्रित करना, गति को नियंत्रित करने का कार्य होता है। अब जब भोजन कहाँ पहुंचे आगे? छोटी आंत में छोटी आंत। सीधा पाचे छोटी आंत है वो कहाँ खुलती है? ये छोटा सा भाग है यू आकार का, ये क्या है? ग्रहणी में खुलता है। कहाँ खुलता है? तो छोटी आंत के 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3 बार ग्रहणी अग्रशुद्रांत शुद्रांत ग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र शुद्रांत और शुद्रांत्र। हाँ ग्रहणी, अग्रशुद्रांत अग्रशुद्रांत्र और शुद्रांत शुद्रांत्र। अग्रशुद्रांत एंजाइम पर ग्रहणी को क्या कहते हैं? ड्यूडिनम, निक्टेनियम जेंजिनम इलियम यूडिनम, जेंजिनम जेजुनम, इलियम ये इंग्लिश नाम है इसके, हाँ इलियम। तो ग्रहणी है, तो ग्रहणी के साथ में यहाँ पर जो अपना लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है? आमाशय। हाँ और जो राइट साइड में यहाँ पे क्या पाया जाता है? यकृत और पित्त पिताशय, यकृत पाया जाता है यानी लीवर पाया जाता है। और यहाँ पर भी इसके इसी स्थान पर क्या पाया जाता है? पित्ताशय पिताशय पाया जाता है। जो रस स्वादिष्ट पित्त इस पिताशय किसका निर्माण करता है? पित्त लवण पित्त रस का निर्माण करता है। जो और इस पिताशय की जो नलिका है वो किसके साथ जुड़ी रहती है? छोटी आंत के ग्रहणी छोटी भाग आंत से की ग्रहणी भाग से जुड़ी रहती है। और इसी स्थान पर यहाँ पर क्या पाया जाता है? अग्नाशय अग्नाशय पाया जाता है। ग्रंथि तो अग्नाशय ग्रंथि क्या कार्य करती है? अग्नाशय रस को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? अग्नाशय रस। वैसे अग्नाशय ग्रंथि है वो 2 प्रकार के पदार्थों को स्रावित करती है। तो अंतःस्रावी के रूप में कार्य, और बाह्य विस्तार अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है, और अंत में बाह्य स्रावी के तौर पर भी कार्य करती है। अंतःस्रावी के तौर पर 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। बाह्य स्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्रावण करती है, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। तो इस अग्नाशय ग्रंथि की भी नलिकाएं किससे जुड़ी रहती है? छोटी आंत की छोटी आंत भाग से से ग्रहणी भाग से जुड़ी रहती है। तो यहाँ से जब भोजन आगे बोलता है भोजन जो छोटी आंत का जो भाग है इस प्रकार छोटी आंत पेट में फैली रहती है। हाँ तो ये जो भाग है आगे का, ये भाग क्या कहलाएगा? अग्रशुद्रांत
अग्र शुद्रांत्र यहाँ जेजुनम कहलाएगा। और इसी स्थान पर यहाँ छोटा सा पाँव। छोटी बड़ी आंत यहाँ पे जुड़ी रहती है। छोटी आंत के आगे बड़ी आंत जुड़ी रहती है और यहाँ पर एक अवशेषी अंग के रूप में क्या पाई जाती है? अपेंडिक्स। परिशेषिका। परिशेषिका। हाँ, अपेंडिक्स इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं परिशेषिका। सही ना? सांस लेने में होती है 3 से 4 मिनट। परिशेषिका जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सामान्य तौर पर पेटिक्सियम काम में रहते हैं, हिंदी वर्ड है परिशेषिका। और जहाँ जुड़ी रहती है छोटी आंत और बड़ी आंत, यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु पाया जाता है जहाँ जुड़ी रहती है। इस बात को हम कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं? अंधनाल। बाद में ये विद्रांत से जुड़ जाती है। और यहीं से आगे ऊपर की तरफ ये जो बड़ी आंत आगे की ओर बढ़ती है, पुनः इस बात को हम क्या कहते हैं? विद्रांत। आरोही आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, वर्धांत्र। 4 प्रकार के होते हैं। यानी जो छोटी आंत के साथ में जिस स्थान पर जुड़ी रहती है वहाँ पर अंधनाल पाया जाता है और उसमें अंगुली नुमी संरचनाएं पाई जाती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो बड़ी आंत का आगे भाग जो आगे ऊपर की ओर बढ़ती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आरोही वर्धांत्र। आगे जाके क्या और अवरोही। आगे जाते हुए वापस क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ विद्रांत। पुनः अवरोही। वर्धांत्र। और ये पुनः वापस अवरोही विद्रांत। घटते हुए क्रम में आगे की ओर बढ़ती है, इसलिए इसे अवरोही विद्रांत। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अवरोही विद्रांत। सिंह का। वर्धांत्र। और अवरोही वर्धांत्र आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ पहुंचती है? मलाशय। कहाँ की ओर पहुंचती है? शिरोकार के नाम। और मलाशय आगे की ओर सिंह मार्ग। जिस भाग में खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? गुदा। बुधा कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि छोटी आंत में हम क्या कह रहे थे? इसके 3 भाग है, ग्रहणी, शुद्धांत्र और शुद्रांत्र। हाँ। तो हमने कहा कि ग्रहणी वाले भाग में आप अग्नाशय ग्रंथि की नलिकाएं, पित्तरस की नलिकाएं और विनाश। और एक से नलिकाएं जुड़ी रहती हैं। हाँ। और ये आगे ये एक यू आकार की नलिका होती है, यानी ग्रहणी वो कैसी आकार की है? यू आकार की। और आगे जाते हुए ये एक बड़े लंबे सूत्र भाग में बढ़ जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम। और आगे जाते हुए वापस बड़ी आंत से जिस भाग से जिस स्थान पे जुड़ी रहती है उस भाग को हम क्या कहते हैं? ये अग्र शुद्रांत्र। और जहाँ पे जुड़ी रहती है वहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है? परिशेषिका अपेंडिक्स पाई जाती है। और जहाँ जिस भाग स्थान पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उस स्थान पर एक छोटा सा एक अंधनाल पाई जाती है जिसके अंतर्गत कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। और ये अंधनाल आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़कर गति करती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, इसलिए आरोही विद्रांत। आरोही वर्धांत्र। यानी इसका मतलब बड़ी आंत के क्या कितने भाग हो गए? 4। कौन कौन से हो गए? एक तो आरोही विद्रांत, अनुप्रस्थ विद्रांत, अवरोही और सिंहमाका। आरोही वर्धांत्र। अनुप्रस्थ दूसरा भाग कौन सा हुआ? अनुप्रस्थ विद्रांत। अनुप्रस्थ वर्धांत्र। तीसरा आरोही विद्रांत। तीसरा है अवरोही विद्रांत। अवरोही। चौथा है सिंहमाका। पता क्या है? सिंहमाका। आधा को सिकम। सिंहमाका। मलाशय कहते हैं आगे वाला भाग। और शिवजी। तो ये तो किसके भाग हो गए? बढ़िया। बड़ी आंत के। मलाशय से आगे भोजन, मलाशय के अंदर कुछ टाइम तक भोजन स्टोरेज रहता है और उसके बाद गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया छोटी जाता है। आंत में ये सारी प्रकृति का होता है। हाँ, बताएंगे कि अग्नाशय रस और अग्नाशय रस की प्रकृति होती है वो सारी प्रकृति की होती है। अग्नाशय रस की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति। तो आमाशय का तत्व भोजन कैसा था? अम्लीय। अम्लीय। और जैसे आमाशय से भोजन कहाँ पहुंचा? या ग्रहणी में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? छोटी आंत का ग्रहणी भाग में। तो ग्रहणी भाग में अग्नाशय रस, पित्ताशय से पित्त रस दोनों आगे की ओर जब नलिका जुड़ती है तो भोजन जब अम्लीय माध्यम था तो जब भोजन आगे यहाँ पहुंचेगा तो इन रसों के साथ मिलने के कारण भोजन की प्रवृत्ति सारी प्रवृत्ति हो जाएगी। भोजन की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? सारी प्रवृत्ति हो जाएगी। अब तो हमने क्या बात की है? केवल भोजन के पद की बात की है। अब भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका पाचन किस प्रकार से होता है वो आगे ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पाचन की क्रिया
पढ़ेंगे, यानी पाचन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे।